हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, ये तो हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था। फिर आज इतने सालों बाद ये जिद क्यों बहू रानी? इतने सालों में तो तुमने भी यहाँ सबके साथ अच्छा सामंजस्य बिठा लिया है। तुम्हारे बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता इस घर में। फिर अचानक से ये नौकरी का फितूर क्यों चढ़ गया तुम्हारे दिमाग पर? तुम नौकरी करने जाओगी तो ये घर गृहस्थी कौन संभालेगा? सब बिखर कर रह जाएगा और घर की सुख शांति अलग चली जाएगी। बेटा, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया भी तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हैं। शुक्ला सदन की मालकिन यशोधरा जी अपनी बहू जया को समझाते हुए बोली, माँ, आज तक आपके बनाए नियमों का पालन करती ही तो आ रही हूँ। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो अपने आप से। उस समय अपने माता पिता की बात मानकर शादी कर ली, जबकि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। यहाँ आपके बेटे ने हर दिन मेरा आत्मसम्मान चोटिल किया। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनके सामने भीख मांगनी पड़ती है। ये सब तुमने हमसे तो कभी नहीं कहा। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इस घर में तुम्हें कोई कमी है। फिर आज अचानक। यशोधरा जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। माँ, जब तक सहन हुआ करती रही। जब मेरे सब्र का बांध टूट गया तो अपने लिए निर्णय ले लिया। आपसे क्या कहती, जबकि आप खुद अपने बेटे पर निर्भर है। मैं तो देखती हूँ कि माधव आप लोगों की जरूरतें भी बिना सुनाए पूरी नहीं करते, जबकि आप तो उनके माता पिता हैं। कमी तो कोई नहीं थी यहाँ। आप जैसे सास ससुर का प्यार मिला। माधव भी प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन सम्मान आज तक नहीं दे पाए। रात में उनका रूप दूसरा होता है, दिन में दूसरा। मैं आज तक यही सोचकर खुश हो लेती थी कि मुझे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब भी अपनी आप लोगों की किसी जरूरत की बात करती तो फौरन बिदक जाते। तब उनके मुंह से यही निकलता, खुद कमाओ तो जानो पति की कमाई की कीमत। पर तुम तो घर में पड़ी पड़ी ऐश करती रहती हो, तभी रोज रोज तुम्हारी फरमाइशें चलती रहती है। जब भी आप लोगों की दवाइयों के लिए कहती, वो भी 4 बातें सुनाए बगैर नहीं ला कर देते। हद तो तब होती है जब वो बच्चों की फीस के लिए मना कर देते हैं। आप लोगों के सामने इसलिए नहीं कहती थी कि आपको बहुत दुख होगा ये सब जानकर कि आपका बेटा किस तरह से हम सबकी जरूरतें सुना सुनाकर पूरी करता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं ही कि किसी स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों की और अपने माता पिता समान सास ससुर की जिम्मेदारी बिना एहसान जताए उठा सकती हूं। अच्छा, तो मेरी बुराई हो रही है। नौकरी करनी है तो उसके लायक पढ़ाई लिखाई भी तो होनी चाहिए। तुम तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हो जो कोई मामूली सी नौकरी भी कर सको। इसलिए घर बैठो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। माधव व्यंग से हंसते हुए बोले, वो कोई कम पढ़ी लिखी नहीं है माधव। उसने एमए इंग्लिश से किया है और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया हुआ है। जिस समय शादी की बातचीत चल रही थी, हमने ही जया के पिता को कहा था, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका सबके सामने ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर संभाल सके। कौन सी हमें नौकरी करवानी है जो डिग्रियां देखकर खुश हो। हमारा खानदानी व्यवसाय है। माधव के पिताजी बीमार रहते थे, इसलिए माधव छोटी उम्र से ही अपने पिता का व्यापार संभालने लगा है, तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। इसलिए हम नहीं चाहते कि उसकी पत्नी उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, जिससे उसे कभी हीन बोध हो। लेकिन पढ़ी लिखी जया हमें बेहद पसंद आ गई। तब हमने उसके माता पिता से बात करके उसके पढ़े लिखे होने की बातें तुमसे छुपा ली, क्योंकि तुम्हें भी जया के पढ़े लिखे होने की बात पता चलती तो तुम भी शादी के लिए मना कर देते। उस समय जो बात छुपाकर हमने गलती की, आज उसे तुम्हारे सामने उजागर करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतनी गिरी हुई मानसिकता का है, जो अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी भी एहसान जताकर उठाता है, जबकि हमने, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी हर जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाई है। खुद कम खाया, पुराना पहना, लेकिन तुम्हें अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया पहनाया। बहू तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे और पूरे घर को संभालती है। क्या उसने कभी हम सबको सुनाया या एहसान जताया? हमें अच्छी तरह पता है, जब पानी सिर के ऊपर से हो गया होगा तभी बहू ने यह निर्णय लिया है, और हम उसके इस निर्णय में उसके साथ हैं। बहू तो आत्मनिर्भर बनेगी ही। आगे हम अपनी पोती को भी जब तक पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे, तब तक उसका ब्याह नहीं करेंगे, जिससे तुम्हारे जैसा कोई इंसान उससे ये ना कह सके कि अपने पति की कमाई पर घर बैठे बैठे ऐश करती हो। माधव से ये सब कहकर यशोधरा जी ने जया की तरफ रुख किया।
और बोली, हमने जो गलती उस समय की थी उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं बहू, लेकिन अब तुम नौकरी करने के लिए आजाद हो। उसके बाद जया ने कई स्कूलों में आवेदन दिया। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में उसे कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई, जहां उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती थी। माधव, जो जया को अपने से भी कम पढ़ी लिखी समझकर उसका अपमान करता रहता था, उसकी जरा जरा सी जरूरतें एहसान जताकर पूरी करता था, आज उसे अपनी पत्नी की कीमत समझ आ गई। जो पत्नी इस घर की उसकी खुशी के लिए इतने सालों तक अपना टैलेंट छुपाए रही, आज उसकी नादानियों की वजह से उसे आवाज उठानी पड़ी। जया ने सास ससुर और बच्चों की देखभाल के लिए घर पर एक नौकरानी रख दी। जितना हो सकता काम करके जाती, फिर आकर भी करती। यशोधरा जी और बच्चे भी उसका हर संभव सहयोग करते। माधव की अकड़ भी ढीली पड़ गई, क्योंकि अब जया ने अपनी किसी भी जरूरत के लिए उससे मांगना छोड़ दिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।